हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ वाइंडिंग अप ऑर्डर। कैसे कंपनी को वाइंडिंग अप करने के परिणाम होते हैं बाय द ऑर्डर के। आज काफ़ी 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम आप सिलेबस कब कंप्लीट करवाओगे कंपनी लो का। आप टेंशन मत लो कि क्या कब होगा आपका सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि मैंने एक स्टैंडर्ड सेटअप कर रखा है कि मैं फाइनल ईयर और प्लस सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस में साथ ही कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है। आप जैसे कि आप वीडियो आती है आप उसको देखते रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है। कुछ एक बातें होती है जो स्टार्टिंग में बताई जाती है, कुछ एक ऐसी होती है जो मिड में बताई जाती है, कुछ एक ऐसी होती है जो एंड में बताई जाती है। ठीक है। पॉइंट के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी ना, ये तो है नहीं कि मैं स्टार्टिंग में ही सब कुछ बता दूं देन फिर मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, ये नहीं हो सकता ना। आप पूरी वीडियो देखिएगा और लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए। आज हम कंपनी लॉ का हमारा 15 चैप्टर है। आई होप ये वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी सभी की बुक में अलग अलग होगा, मैचअप कर लेना। यहाँ पे देखना कि ये है कि वाइंडिंग अप जब हम करते हैं ऑर्डर के थ्रू उसके परिणाम क्या होते हैं। सबसे पहला है इंटीमेशन टू ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड द रजिस्ट्रार। मतलब कि आपको पहले इन दोनों वर्ड का मतलब बताना चाहिए, ऑफिशियल लिक्विडेटर और रजिस्ट्रार। ऑफिशियल लिक्विडेटर वो पर्सन होता है जब अपनी कंपनी को हम बंद करते हैं ना, तो बंद करने के लिए एक स्पेशल पर्सन बुलाया जाता है लिक्विडेट करने के लिए अपनी कंपनी को। लिक्विडेट का मतलब आपने पहले पढ़ा होगा, लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी का क्या करना, लिक्विडेशन करना। वो क्या मतलब होता है लिक्विडेशन करना, मतलब कि कंपनी को खत्म करना, नष्ट करना। ठीक है। उसके लिए जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है उसे हम लिक्विडेटर ही बोलते हैं। लिक्विडेशन, लिक्विडेटर। ठीक है। जो कंपनी को खत्म करने के लिए, उनकी एसेट्स को सेल करने के लिए और लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए वो व्यक्ति उनकी हेल्प करता है कंपनी की। ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि सूचना देना ऑफिशियल लिक्विडेटर को ये स्पेशल अपॉइंट किया जाता है एनसीएलटी के थ्रू ही, ट्रिब्यूनल के थ्रू ही। ठीक है। और रजिस्ट्रार के पास जहां पे आपकी कंपनी का सारा रिकॉर्ड सेटअप किया जाता है, सारा रिकॉर्ड होता है। यह कहते हैं कि वेयर द एनसीएलटी मेक एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। जब एक एनसीएलटी ऑर्डर देती है वाइंडिंग अप के लिए, इट शैल विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीड द 7 डे फ्रॉम द डेट ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर। मैं बुक के साथ साथ इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो इसकी बुकिश लैंग्वेज है थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है। ये कहते हैं कि जो एनसीएलटी के द्वारा अगर ऑर्डर दे दिया है कि आपको वाइंडिंग अप करनी है कंपनी का, तो वो टाइम पीरियड किस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो 7 दिन के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन आपको अपने ऑफिशियल लिक्विडेटर को देनी होगी और रजिस्ट्रार को देनी होगी कि आपकी हमारी कंपनी का लिक्विडेशन होने वाला है। आप अपने पोस्ट पे आ जाइए। और रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि जो ये कंपनी है आगे प्रोसीड नहीं करेगी, ये सूचना इन्हें देनी पड़ती है। कॉपी ऑफ द वाइंडिंग अप, नेक्स्ट पॉइंट है कॉपी ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर टू फिल्ड विद द रजिस्ट्रार। जो ये वाइंडिंग अप की जो कॉपी है वो फिल की जाती है रजिस्ट्रार के द्वारा। ठीक है। ये कहते हैं कि ऑन द मेकिंग ऑफ द वाइंडिंग अप इट शुड बी ड्यूटी ऑफ द प्रिटेनर एंड अ कंपनी टू फाइल विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। यही बात रिपीट हो रही है, ये बात मैं आपको विद इन अ शॉर्ट में बताती हूँ। ये कहते हैं कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार के पास वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आपकी कंपनी बंद होने जा रही है, और साथ में मिनट का भी हिसाब रखा जाता है। जैसे कि अब कितना टाइम हो गया है, अब है 11:10 और 38 सेकंड हो चाहिए, 38। तो ये जो 38 सेकंड है मिनट के अंदर का भी रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। मतलब कि मिनट की जो इंफॉर्मेशन है वो भी रखी जाती है, सारी की सारी सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए, और जितना भी रिकॉर्ड होना चाहिए वो प्रॉपरली फुली, मतलब कि पूरा अच्छे से होना चाहिए, स्पेसिफाइड ढंग से होना चाहिए, पर्टिकुलरली मैनर से होना चाहिए। ठीक है। वो कॉपी क्या है वाइंडिंग अप की रजिस्ट्रार के पास भेजी जानी चाहिए स्पेसिफाइड लिमिट के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट ये कहते हैं कि इफेक्ट ऑन ऑफिसर एंड द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये कहते हैं कि जब हम वाइंडिंग अप करते हैं, कंपनी जब हम चलाते हैं तो काफी सारे पर्सन होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूड इन इट, राइट। तो उसके अंदर हमारे एम्प्लॉय भी होते हैं और ऑफिसर्स भी होते हैं और सर्वेंट भी होते हैं। तो ये कहते हैं कि द ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप शैल बी डीम्ड टू बी नोटिस ऑफ द डिस्चार्ज टू द ऑफिसर्स एंड द एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी एक्सेप्ट व्हेन द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज कंटिन्यू। जब तक वाइंडिंग अप का नोटिस नहीं आ जाता, मतलब कि उस टाइम तक तो कंपनी कंटिन्यू रन कर रही है ना, उस टाइम तक क्या है, सभी ऑफिसर्स और सभी एम्प्लॉय और सभी सर्वेंट उस कंपनी के अंदर अपनी भागीदारी दे सकते हैं। और ये कहते हैं कि उनके डिस्चार्ज तभी होगा जब क्या है वाइंडिंग अप
की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी। और सेकंड पॉइंट ये कहते हैं, यहाँ पे आप पॉइंट्स बना के भी आप एग्जाम में लिखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर थ्योरी पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बजाय पॉइंट्स को ज़्यादा मैटर करता है। आपने ये थर्ड पॉइंट लिख दिया, पॉइंट के अंदर पॉइंट बना देना। फर्स्ट पॉइंट इज दैट, एंड सेकंड पॉइंट इज वेयर अ सर्वेंट ऑफ द कंपनी इज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज ऑफ द फिक्स टर्म। ये कहते हैं कि जब एक सर्वेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उस कंपनी के अंदर काम करता है उसका क्या होगा। आपको भी पता है बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है, जैसे कि मैं आपको गवर्नमेंट सेक्टर का बताती हूँ। कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका गवर्नमेंट मतलब कि पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाता है, परंतु वो ज्वाइन नहीं करते क्योंकि उनका 2 में सिलेक्शन हो चुका है। तो जो खाली पोस्ट पे होते हैं वहां पर आउटसाइडर अपॉइंट किए जाते हैं, और वो आउटसाइडर को कॉन्ट्रैक्ट के साथ किया जाता है कि आप इस पोस्ट पे 3 महीने 4 महीने या फिर पूरे साल तक के अपॉइंट, और उस साल के बाद आप इस पोस्ट को छोड़ देना। ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। बट 1 साल से पहले ही वो कंपनी क्या है, वाइंडिंग अप का नोटिस दे दिया है एनसीएलटी के द्वारा, ठीक है। तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ब्रीच हो जाएगा। ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आपने बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ा होगा 3rd सेमेस्टर के अंदर। ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का बीच में ही टूट जाना, ये कानून के विरुद्ध हुआ। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर जो भी कंपनसेशन मिलेगा सर्वेंट को उसकी सर्विस के दौरान, वो उसे दे दिया जाएगा। तो इसलिए ये इंटरेस्टेड पॉइंट है। सर्वेंट को तो प्रॉफिट हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, तो कंपनी उसके उस बाकी बचे टाइम पीरियड का पैसा उसे कंपनसेट जरूर करेगी। तो इफेक्ट ऑफिसर एम्प्लॉय के ऊपर क्या पड़ा है ये मैंने आपको बता दिया। शूट स्टेडिड, ये कहते हैं कि जो भी आपको वाइंडिंग अप के रिगार्डिंग आपको नोटिस लेना है, नोटिस करवाना है, प्रोसीजर करवानी है, वो किसके द्वारा ही होगी, एनसीएलटी के द्वारा ही होगी। सो यहाँ पढ़ते हैं, कहते हैं कि व्हेन अ वाइंडिंग अप ऑर्डर हैज बीन बी मेड, जब एक वाइंडिंग अप का ऑर्डर किया जाता है, बनाया जाता है कोर्ट के द्वारा, नो सूट और द अदर लीगल प्रोसीड शैल बी कमेंस अगेंस्ट द कंपनी एक्सेप्ट बाय लीविंग ऑफ द एनसीएलटी। एनसीएलटी को छोड़कर कहीं और पे ये फाइल शूट नहीं करवा सकती कंपनी। सिमिलरली पेंडिंग शूट शैल नॉट बी प्रोसीड विद एक्सेप्ट बाय द लीविंग ऑफ द एनसीएलटी। अगर कोई शूट ऐसा मतलब अगर कोई केस, शूट किसे बोला गया है, केस है जो कोई पेंडिंग बचा हुआ है, वो भी कौन है, एनसीएलटी के थ्रू ही सोल्व आउट होगा। ये किसी और कंपनी के द्वारा नहीं, किसी और कोर्ट के या फिर किसी और मुकदमे के द्वारा सोल्व आउट नहीं होता। अब बात करते हैं हमारी पावर ऑफ द एनसीएलटी। एनसीएलटी की क्या क्या पावर होती है, बहुत सारी पावर्स होती है। मैंने आपको पहले बताया था सेक्शन 241 और सेक्शन 246 के अकॉर्डिंग बताया गया है एनसीएलटी की क्या क्या पावर होती है। वो डिस्पोज ऑफ कर देती है जितने भी हमारे झगड़े हैं उनको खत्म कर देती है। झगड़े कैसे हो सकते हैं, किसी भी तरह का केस चल रहा है, कोई प्रोसीड में है वो केस, या फिर किसी कंपनी के विरुद्ध है केस, उसे एनसीएलटी खत्म कर देती है। या फिर कोई क्लेम है, उसे उस पर्सन को दिलाने में हेल्प कर सकती है। क्लेम तभी फोर्सेबल होगा जब वो कानून के अंदर होगा। ये लाइन थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, इसको एग्जांपल के साथ करते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, उस कंपनी की वाइंडिंग अप मान लो कि 20 अप्रैल है, 20 अप्रैल 2021, इस दिन ये नोटिस पास आउट हुआ कि ये कंपनी वाइंडिंग अप होनी है, और उस कंपनी के अंदर उस कंपनी को काफ़ी सारे लोगों को पैसा देना था, ठीक है। मान लो कि 10 लाख रुपए पैसा देना था। तो वो लोग क्या हैं, जितने भी लोग हैं जिनका ये 10 लाख रुपए पैसा है, यहाँ पे क्या है, वो लोग जो क्या है जिनके 10 लाख रुपए हैं, वो इस डेट से पहले उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं कि आप वो कंपनी उनका पैसा लौटाए। परंतु इस डेट के बाद अगर किसी ने बोला कि मेरा पैसा लौटाओ, तो वो लीगली नहीं होगा, वो फोर्सेबल नहीं होगा, ठीक है। तो क्लेम क्या है, अकॉर्डिंग टू मतलब कि जिस तरह से उसकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग होगा। या फिर मैंने आपको जब वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के बारे में जब डिफरेंस करवाया था, वो वीडियो आप जरूर देखना, उसके अंदर मैंने कंप्लीट डिस्क्राइब किया था कि कब कोई कंपनी क्लेम कर सकती है, कैसे कोई कंपनी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट डील कर सकती है, या फिर किसी के साथ उसने अगर डील कर रखी है, पैसा भी दिया हुआ है, परंतु प्रोसीड के अंदर लाना है, वो कब कौन कैसे कर सकता है। वो उसका लिंक आपको मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में दूंगी उस वीडियो का, तो आप उसको देखिएगा। ये जो जितनी भी पावर है, मतलब कि किसी के भी प्रॉब्लम है उसे एनसीएलटी शॉर्ट आउट कर देती है, ठीक है। किसी भी तरह के क्वेश्चन है, कुछ भी तरह के क्वेश्चन है, वट एवर क्वेश्चन, किसी भी तरह के लॉ और फैक्ट से रिगार्डिंग रिलेटेड कोर्सेज हैं, उन्हें वो क्या है, एनसीएलटी शॉर्ट आउट कर देती है। अब बात करते हैं सबमिशन ऑफ ऑडिटेड बुक एंड द अकाउंट टू द एनसीएलटी। अब ये कहते हैं कि एनसीएलटी के द्वारा वाइंडिंग अप का नोटिस दे दिया है, पर ऑडिट बुक करना, सबमिशन ऑडिट बुक करना कहाँ करना, रजिस्ट्रार के अंदर। तो ये कहते हैं कि सेक्शन 274 और सबसेक्शन क्लॉज 1 के अंदर कहते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ये कहते हैं कि विद इन 30 डेज के अंदर
विद इन 30 डेज के अंदर डेट ऑफ मेकिंग अप ऑफ ए वाइंडिंग अप ऑर्डर और अपॉइंटमेंट ऑफ ए प्रोफेशनली लिक्विडेटर। ये कहते हैं कि एक प्रोफेशनल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है 30 दिनों के अंदर अंदर वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी के होने से पहले। इफ एनी स्टेटमेंट और एज अ अफेयर ऑफ द कंपनी हैज टू बी सबमिटेड टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर, उसे कहते हैं कि किसी भी तरह की स्टेटमेंट हो, किसी भी तरह के अफेयर्स हो कंपनी के, उसे सबमिट किया जाता है ऑफिशियल लिक्विडेटर के थ्रू। आपको लिक्विडेटर का मतलब समझ में आ गया होगा। द स्टेटमेंट उसे सबमिट की जाने, जो भी लिक्विडेटर के पास स्टेटमेंट होगी, जो भी लिक्विडेटर के पास स्टेटमेंट होगी जब वो वाइंडिंग अप कर रहा है, वो प्रॉपरली वेरीफाई करवानी होगी। किससे करवाएगा? वो डायरेक्टर से करवाएगा, मैनेजर से करवाएगा, सेक्रेटरी से करवाएगा, या फिर कोई और चीफ ऑफिसर होगा कंपनी का। उन प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद उसके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, और एविडेंस होने के बाद वो उन्हें सबमिट कराना चाहिए उसे एनसीएलटी और रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट दैट इज। एंड नेक्स्ट इज, जब मैं बीकॉम सेकंड में थी तब मैं ऐसे ही पॉइंट्स बना के, पॉइंट्स के अंदर पॉइंट बना के लिखने तो अच्छे मार्क्स आते हैं। सो आप भी पॉइंट्स बना के पॉइंट बनाना। ठीक है, मतलब इसकी पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स बनाना। एनी क्रेडिटर या फिर कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी है जिन्होंने एसेट्स के अंदर, जिस व्यक्ति ने एसेट्स के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है, उनकी प्रिस्क्राइब फीस को देने के लिए भी ये स्टेटमेंट भी उसे, सारे जो अफेयर्स है, जो स्टेटमेंट है क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटर्स के, ये भी आपको शो करने पड़ेंगे एनसीएलटी को। कौन करेगा? ऑफिशियल लिक्विडेटर करेगा। और तीसरी बात ये कहते हैं कि अगर कंपनी द कंपनी हैज टू बी फाइल द स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर अलोंग विद द ऑब्जेक्टिव। ये छोड़ दो, ये छोड़ने का है। यहाँ पे फोर्थ टर्म पे अब बात करते हैं। ये कहते हैं कि वेयर द डायरेक्टर और द ऑफिसर, अगर कोई डायरेक्टर कंपनी का या फिर ऑफिसर है कंपनी का, अगर वो फेल हो जाता है किस चीज के लिए? सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ द 30 डेज। 30 दिनों के अंदर अंदर अगर वो फेल हो जाते हैं, कौन फेल हो जाता है? ऑफिसर फेल हो जाते हैं या फिर डायरेक्टर फेल हो जाते हैं, तो उन्हें क्या पनिशमेंट मिलेगी? प्रिजन की सजा मिलेगी, मतलब कि जेल की सजा मिलेगी 6 महीने तक, और साथ में उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, जो कि 25,000 से कभी भी कम नहीं होता और 5 लाख तक से ज्यादा भी हो सकता है, 5 लाख तक भी हो सकता है। अब 7th पॉइंट देखिए क्या कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ द वाइंडिंग अप। इफेक्ट क्या रहेगा वाइंडिंग अप का? अब आप ये देखिए, जब हम वाइंडिंग अप करते हैं किसी कंपनी का, क्या है? ऑपरेट इन ए फेवर में है किसी क्रेडिटर के या फिर किसी कॉन्ट्रीब्यूटरी के, मतलब जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा था, ऑफ अ कंपनी इफ हैज बीन मेड ऑन देयर जॉइंट पिटिशन। मतलब कि अगर फेवरेबल है तो क्या है, साथ मिलकर उन्हें बंद करवाने की प्रार्थना करेगा कोर्ट के सामने कि आप उसे बंद कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उनका जो जितना भी पैसा बनता है अगर कंपनी ने वापस लौटा दिया है तभी फेवरेबल है ना, अदरवाइज तो वो फेवरेबल भी नहीं होगा। 8th पॉइंट है ऑफिशियल लिक्विडेटर टू बी लिक्विडेटर, मतलब कि ऑफिशियल लिक्विडेटर ही कंपनी को लिक्विडेट कर पाएगा। एक वाइंडिंग अप का ऑर्डर तभी रिस्पेक्ट में होगा जब कभी कोई कंपनी अपने लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है या फिर कोई कोर्ट लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ड्यूटी ऑफ अ कंपनी लिक्विडेटर। कंपनी के लिक्विडेटर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं? लिक्विडेटर का मतलब आ गया है समझ में। लिक्विडेटर कौन होता है? ये कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट इज दैट टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग इन ए वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के प्रोसीडर को कंडक्ट करना, मतलब कि उसे अपने हाथों में लेना और अपने हाथ में लेकर उसे आगे प्रोसीड करना। अब फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि जो लिक्विडेटर है शैल बी कंडक्ट द प्रोसीडिंग इन द वाइंडिंग अप द कंपनी एंड परफॉर्म देयर ड्यूटी इम्पोज बाय द एनसीएलटी। एनसीएलटी के द्वारा जो भी ड्यूटी उसे बताई गई है कि आप उस ड्यूटी को करो। इम्पोज का मतलब होता है किसी की भी कोई भी ड्यूटी है उसे उसके ऊपर थोपना या फिर उसे उसके ऊपर अप्लाई करना कि आप उसके काम को पूरा करो। तो उसे काम क्या दिया गया है? कंपनी को वाइंडिंग अप करने का काम दिया गया है। और उसे क्या है? ही शैल नॉट बी एनी सीक्रेट प्रॉफिट। उसे किसी भी तरह का सीक्रेट प्रॉफिट नहीं रखना, क्योंकि आपको ही पता है जो इंडिया के अंदर काफी सारे लोग ईमानदार होते हैं, परंतु कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदारी की राह पे नहीं चलते। तो क्या करते हैं, जब भी कोई वाइंडिंग अप होता है उसमें से कुछ एक हिस्सा अपने आप में रख लेते हैं और तो थोड़ा बहुत ऐसा दिखाते हैं कि वो मतलब कि उसे पर्सनली ले लेते हैं, पर्सनली अपना प्रॉफिट समझ के काम करने लग जाते हैं। तो ये इसलिए कहते हैं कि नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट। उसका खुद का सीक्रेट प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। वो एक ऐसी पोजीशन पे काम करना चाहिए जिसके साथ उसका फेवरेबल रिजल्ट निकले। ठीक है, तो इस तरह से उसे अपने काम को प्रोसीड करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए उसकी ड्यूटी क्या है? टू